नया टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड दिस टॉपिक इज क्वाइट पैरेलल एज फार एज अकाउंटिंग एंट्रीज आर कंसर्न। बहुत ही पैरेलल टॉपिक है। हाँ यू कैन मेरे एग्जाम है अगस्त में, क्या मैं लेक्चर देखना छोड़ सकती हूँ? यस पैरेलल यू कैन इफ यू थिंक कि नाउ आई नीड टू फोकस ऑन ग्रुप 1 एंड इफ यू थिंक आई एम कंफर्टेबल विद ग्रुप 1, I can very well manage group 1. I can manage my group 1 easily. So you can definitely devote couple of hours, 3 hours for FMC में. At least you can attend the lectures. आप at least lectures attend कर सकते हो and later on अगर self studies नहीं करते तो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो से। लेकिन see now it's all your gut feeling and all your self confidence. So that depends on self confidence, correct है? Well, तो आपका self confidence कितना strong है उस पर डिपेंड करेगा। आज नया टॉपिक है। ओके चलो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में जरा इसी स्टार्ट कर दूँ तो गर्मी कम लगे। हाँ बस मैंने वही कहा ना, इट्स ऑल योर गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग है बेटा कि आप जितना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है 3 आवर्स मैनेज हो सकता है 24 आवर्स में। अगर आप 7 आवर्स भी नो यू डिवोट फॉर योर स्लीप, तो 24 में से अगर आप 7 माइनस कर देते हो तो 24 माइनस 7 ले लो तो आपका 17 आवर्स बच गए। उसमें से 3 आवर्स अगर आप डिवोट करते हो एफएमसी में के लिए तो भी आपके पास 14 आवर्स हैं। 14 आवर्स में से 2 आवर्स रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए स्पेंड करते हो तो भी आपके पास 12 आवर्स हैं ग्रुप 1 के लिए, व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट यार। 12 आवर्स रिक्वायर्ड नहीं ग्रुप 1 के लिए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई बिलीव। नाउ योर गट फीलिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हो गया तो मैनेज हो जाना चाहिए। बट कौन सी डेट तक देखते हैं? आप मैंने कहा आपकी गट फीलिंग पे डिसाइड करो, आपके कॉन्फिडेंस पे डिसाइड करो, आपके प्रिपरेशन पे डिसाइड करो कि आपको कौन सी डेट पे देखना चाहिए। करेक्ट है? थोड़ा कूल बन के चलोगे ना तो यू कैन एटलीस्ट एंड ऑफ दिस मंथ तक देख सकते हो। कूल बन के चलोगे तो एक बहुत ज्यादा हाइप हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, कंफ्यूजन वर्ड यूज करते हो तो फिर कुछ नहीं होना बेटा। कूल बन के चलोगे तो यू कैन डू मेनी थिंग्स। एनीवे लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ एफएमसीए में बहुत बार बच्चे क्या समझते बताएं क्या कि एक बार कर लेने से 2 बार कर लेने से ये सब चीजें हो जाएगी। नॉट पॉसिबल बेटा। आपको उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना होगा, आपको फ्रीक्वेंटली मतलब उसके रिवीजन 7 से 8 बार, 8 से 10 बार रिवीजन करने होंगे। लेकिन 8 से 10 बार रिवीजन कैसे करोगे? क्या 8 से 10 बार रिवीजन क्या पूरा मॉड्यूल पढ़ के करोगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ कि आपको आपके पास समरी नोट्स होनी चाहिए, आपकी समरी ओन समरी होनी चाहिए। करेक्ट? आपके पास क्लास नोट्स भी सब कुछ है, ओन समरी होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्विंग। अगर आप टेक्स्ट पेन के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो तो यू विल बी इन बिगेस्ट ट्रबल, तो दोस्तों आई थिंक अंकुश बोला तो बचपन से कूल हो, दैट्स ग्रेट। तो बस एक ही थंब रूल है कि यू शुड सॉल्व एमसीक्यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। ऑलवेज ध्यान रखना कि जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो आंसर पे टिक मार्क मत करना, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपके पास रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको एक रिवीजन करने की टेक्निक बताता हूं कि इसको रिवाइज एमसीक्यू को रिवाइज कैसे करोगे, फिर टॉपिक स्टार्ट करता हूं इमीडिएटली। मुझे बताओ आपको 10 टाइम्स रिवाइज करना है तो नंबर 1, अगर आपने जैसे भी मैं हर दिन हर लेक्चर में रिपीट करूंगा कि विदाउट एमसीक्यूज योर प्रिपरेशन इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट। तो अगर वही एमसीक्यूज को 10 टाइम्स रिवाइज करना है तो कैसे करोगे? 10 टाइम्स रिवाइज करना, मान के चलो कि आपके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस जो टॉपिक हो गया है और जिसके एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिया है उसमें मान के चलो 100 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 100 क्वेश्चंस है। आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का रिवीजन करना है तो क्या पूरा दिन स्पेंड करोगे क्या? आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन करना है तो क्या पूरा दिन स्पेंड करोगे क्या? मुझे बताइए, आप पूरा दिन स्पेंड करोगे क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरी वॉइस एकदम टकाटक है, मेरे सामने मोबाइल भी चल रहा है तो वॉइस एकदम बेस्ट आ रही है, तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या पूरा दिन स्पेंड करोगे उसके लिए? पॉसिबल नहीं है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नंबर 1 कि फर्स्ट टाइम जब आप एमसीक्यूज एमसीक्यूज के लेक्चर्स देख के जब सॉल्व करते हो तो आपका वन टाइम मतलब वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम से तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फर्स्ट टाइम से तो ऊपर से घबराहट होती है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सेकंड टाइम भी करते हो तो थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आना स्टार्ट होता है। करेक्ट है? मान के चलो आपके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में 100 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट टाइम तो आपने पूरा कर लिया लेक्चर्स के साथ साथ, लेक्चर्स देख के आपने एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लिए। सेकंड टाइम आपको ये लग रहा है कि मुझे इश्यू ऑफ शेयर्स का और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का रिवीजन करना है, मुझे इश्यू ऑफ शेयर्स का और मुझे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का रिवीजन करना है। तो दोस्तों ये सिचुएशन में आप कैसे करोगे? तो पहले तो आपकी एक ओन समरी होनी चाहिए जिससे क्विकली आप इश्यू ऑफ शेयर्स को पहले 20-25 मिनट रिवाइज कर लो। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक संडे आपको इश्यू ऑफ शेयर्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस पूरा रिवीजन करके बताऊंगा। आपने अगर देखा होगा तो मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स के रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ उसके रिवीजन सेशंस भी हैं, उसके रिवीजन सेशंस भी हैं। टफ वाली बात तो कुछ है ही नहीं बेटा, लाइफ में टफ जैसी कुछ चीज है नहीं, इतना बच्चों जैसा समझाया जाता है रजिया शेख। अगर इसको अगर तू टफ कहेगी बेटा तो फिर तुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मैं सीएस क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी रजिया। इससे बच्चा मतलब एक 6 एंड 7 सेकंड का बच्चा भी समझ पाएगा, इस तरह से समझाया गया है तो वो टफ नहीं हुआ। आप टफ मत बोलो, ऐसे बोलो लैक ऑफ प्रैक्टिस कि मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इश्यू ऑफ शेयर्स को एक बार क्विकली 15-20 मिनट रिवाइज करना होता है। उसके बाद जो एमसीक्यूज होते हैं ना, मान के चलो एमसीक्यूज नंबर 1 है, करेक्ट है, तो आप उसको फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम जो मान के चलो कि आपने डिसाइड किया कि सारे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आज इश्यू ऑफ शेयर्स के अगर 200 एमसीक्यूज है तो 200 एमसीक्यूज में से आपने 50 एमसीक्यूज का टारगेट लिया कि मैं 50 एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। उसमें कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज भी होते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी होते हैं। अब मुझे कोई भी स्टूडेंट ना कभी ये नहीं कहेगा कि सिर्फ थियरी कैसे करें। अरे भाई आपके एमसीक्यूज में थियोरेटिकल एमसीक्यूज देख रखे हैं ना, द मोमेंट यू सॉल्व दिस थियोरेटिकल एमसीक्यूज आपका थियरी वाला पार्ट 100% कवर हो जाएगा, उससे आपका थियरी वाला पार्ट 100% कवर हो जाएगा। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आप मान के चलो कि रिवीजन के टाइम पे फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो इश्यू ऑफ शेयर्स को और आपने डिसाइड किया कि मैं 50 एमसीक्यूज इस बार सॉल्व करूंगा, तो जब भी आप एक एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो उसके आगे पेंसिल से नंबर 1 लिख दो। ऐसा अगेन आंसर पे टिक मार्क नहीं करना है, वहां पे आगे नंबर 1 लिख दो। इसका मतलब उससे आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि ये एमसीक्यूज का एक बार रिवीजन हो चुका है। जब सेकंड टाइम उसको करोगे तो वहां पे नंबर 2 लिख दो, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि इसका सेकंड टाइम रिवीजन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी भी रिवीजन को ट्रैक कर पाओगे ना। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा रिवीजन कितनी बार कंप्लीट हुआ है। और एमसीक्यूज पेपर में यही थंब रूल है कि आप जितना मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में टेक्स्ट में 100 एमसीक्यूज दिए हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं आज 30 एमसीक्यूज रिवाइज कर लूंगी या कर लूंगा, तो मुझे बताओ तो जब आप एमसीक्यूज नंबर मान के चलो एमसीक्यूज नंबर 5 सॉल्व कर रहे हो बाइफरकेट करो। जैसे कि 100 एमसीक्यूज में मान के चलो 60 क्वेश्चंस अगर आपके थियरी के हैं, 40 क्वेश्चंस अगर आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, तो 60 क्वेश्चंस में से थियरी क्वेश्चंस से आप मान के चलो कि 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, प्रैक्टिकल के 40 में से आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हो। जो भी एमसीक्यूज करो, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसके आगे 1 लिख दो, सेकंड टाइम करोगे तो 2 लिख दो, थर्ड टाइम करोगे 3 लिख दो, फोर्थ टाइम करोगे 4 लिख दो। तो ऐसे करते करते आपको समझ में आएगा कि मेरा रिवीजन कितनी बार हो रहा है, मेरा रिवीजन कितनी बार हो रहा है। अरितिका बोली मेरे सारे एमसीक्यूज बने, वेरी गुड। कितने एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन जो टॉपिक हो चुका है उन एमसीक्यूज को भी आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मैं कहूं 9 to 10 टाइम रिवाइज करना है, 9 to 10 टाइम रिवाइज करना है। तो उन 9 to 10 टाइम रिवाइज करने के लिए आपका भी ट्रैकिंग का रूल होना चाहिए ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, उस तरह से आप प्रैक्टिस सेशन फॉलो करोगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू लॉट। पर क्योंकि मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए बेटा, मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए, मेरे एमसीक्यूज बन गए बट कुछ नहीं समझ में आया, दैट्स फाइन, नॉट इशू। ओके जी चलो स्टार्ट करते हैं। अब बाय बाय शेयर्स
श्रुति चलेगा, श्रुति चलेगा, श्रुति डन, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स से। अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो बायबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज, आप पहले ही लिख कर क्यों आते हो होमवर्क की तरह, आशी बोल रही है। हाँ चलिए, अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज बायबैक ऑफ शेयर्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर विद माइनर डिफरेंस। इसलिए मैंने ये टॉपिक बैक टू बैक इसलिए लिया। रोशनी एकदम परफेक्ट। बायबैक ऑफ शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों टॉपिक जो है ये अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज बहुत ही सिमिलर है विद माइनर डिफरेंसेस, लेकिन लॉजिकल अलग है। मैं और दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पहले बताया था कि आपके कंपनी लॉ में एक मेजर चंक है, आई एम सॉरी, आपके सीए में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कंपनी लॉ का एक मेजर चंक आता है। एटलीस्ट 30 to 40% पोर्शन जो है आपका कंपनी लॉ का है। अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको कंपनी लॉ नहीं आता है बराबर से, तो क्योंकि आपको मैं तो कंपनी लॉ सिखा नहीं सकता हूँ, तो दोस्तों आपकी बायबैक ऑफ शेयर्स में जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो कंपनी लॉ का रहेगा। और क्या शुभम सर ने, अबर सर ने आपको क्या कंपनी लॉ कंप्लीट करवा दिया? अबर सर कंपनी लॉ कंप्लीट, अरे बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ा है आपको? बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ा दिया क्या आपको? मुझे पढ़ा है बस। जो आपको नो सर ना, बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे नो, कुछ बच्चे बोल रहे यस, कुछ बच्चे बोल रहे नो। अच्छा ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ा देंगे, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ा देंगे। तो आपका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, तो आपका जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, नहीं कोई बात नहीं, नहीं हुआ है, नहीं बैच वालों को तो सर करा देंगे, तो आप उसकी टेंशन मत करो। तो आपका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट ये जो टॉपिक का है, ये आपका कंपनी लॉ का है। जहां जो टॉपिक में कंपनी लॉ का थियोरेटिकल एस्पेक्ट रहेगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है क्लास की ओर से, उसमें अगर आप देखोगे तो कलर्ड नोट्स हैं, कलर्ड नोट्स में एक उसमें सारे आपके सीएमए में जितने भी कंपनी लॉ के टॉपिक्स आते हैं, वो सारे टॉपिक्स को एक साथ मर्ज किए गए हैं, मतलब लाइन बाय लाइन, और उसके एमसीक्यूज भी ड्राफ्ट किए गए हैं, तो उसके एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए गए हैं। तो आपको कुछ जो पार्ट रहेगा, जो कंपनी लॉ का पार्ट रहेगा, उसका थियरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो आपका कंपनी लॉ में शुभम से कवर कर देंगे, और उसके एमसीक्यूज आपकी क्लास की नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आई होप गेट माय पॉइंट टू से। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है मुझे बताओ। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे बताओ। जब भी हम बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, देखो कितना सिमिलरिटी से देखना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता था, कोई बताएगा मुझे? चलो फटाफट आंसर करोगे ना लाइको। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता था, कोई बताएगा मुझे फास्ट? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता था भाई? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिपेमेंट करते थे? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स का रिपेमेंट करते थे। उसका मतलब क्या होता है? क्या हम प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को कैंसिल करते थे? बताइए मुझे फटाफट, क्या हम प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को कैंसिल करते थे? कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हम रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। एक डिटरमाइंड टाइम पे एक टाइम डिसाइडेड होता है, उस टाइम पे कितने अमाउंट का रिपेमेंट करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। उसी को हम क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। इन अदर वर्ड्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस इज नथिंग बट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसी तरह से जब हम बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे वर्ड होना चाहिए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये वर्ड होना चाहिए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेकिन बायबैक सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही होता है, इसीलिए यहाँ पे इक्विटी वर्ड लिखा नहीं गया है। कंपनी जब अपने ही खुद के शेयर्स मार्केट से बायबैक करती है, रिलायंस अपने ही, मान के चलो अपनी कंपनी के खुद के शेयर्स, रिलायंस के पब्लिक के पास टोटल मिला के 40 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 40 लाख शेयर्स है। रिलायंस ने उसमें से 10 लाख शेयर्स बायबैक कर लिए। कितने शेयर्स बायबैक कर लिए? 10 लाख शेयर्स बायबैक कर लिए। अपने ही खुद के शेयर्स जो कंपनी रिपर्चेस करती है, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है आप लाइजॉल पी रहे हो। अच्छा, ये लाइजॉल लग रहा है उसको, नलायक है आशिक, हाँ ओके। जब रिलायंस अपने ही खुद के शेयर्स मार्केट से बायबैक करती है, 40 लाख शेयर्स थे मार्केट में, पब्लिक के पास 40 लाख शेयर्स थे, उसमें से 10 लाख शेयर्स रिलायंस कंपनी ने खरीद लिए। तो ये प्रोसेस को कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। खरीद के क्या करते हैं बताएं? खरीद के वो अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता था? क्या प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कैंसिल होती थी? तो बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या होगा? कंपनी अपनी ही खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करेगी और उसी को उसी टाइम पे कैंसिल कर देगी। तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, बताओगे। अच्छा, बच्चे बोल रहे अच्छे से बैठ जाओ, आप ये लो अच्छे से बैठ गए, ठीक है, ओके। ये क्या, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ यार, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, सारी बात रिपीट करूंगा ना, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। तो अब बताओ, क्या बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब समझ में आया? जब कंपनी अपनी ही खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करके खत्म कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। रिपीट कर रहा हूँ, जब आप लोगों का ध्यान, अगर आपका ध्यान और कंसंट्रेशन और एक्सप्लेनेशन भी होगा ना, तो आपको कोई भी टेंशन या कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन आपका ध्यान होता नहीं है, इसलिए आपके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो, एकदम शिल्पी वॉइस एकदम लगा के बेटा। कंपनी जब अपनी खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करके कैंसिल करती है, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए जी बताइए मुझे, हम प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करते थे? प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करने की एंट्री क्या पास करते थे? आप मुझे बताना, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट जनरली कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है, कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है? फटाफट, कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? कौन सी वैल्यू से फेस वैल्यू से? करेक्ट है। मान के चलो कि 10,000 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कैंसिल कर रहे हैं, तो 10 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितने से होगा? 10 लाख। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या करेंगे? यही करते हैं भाई, यही करते हैं। कंपनी मान के चलो अपने ही खुद के 10,000 शेयर्स 100 रुपीज में बायबैक कर लिए, अपनी ही कंपनी के 10,000 शेयर्स मार्केट से परचेज करिए, रिपर्चेज करिए, 100 रुपीज रिपर्चेज कर लिए। तो मुझे बताओ, और परचेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? उसे कैंसिल करना है। मैं बहुत सारे लॉजिक क्लियर करूंगा आपके, लेकिन पहले अपैरेंटली समझ लो कि अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में और बायबैक में ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं है, विद माइनर चेंजेस, बाकी एज इट इज रहेगा। तो क्या बायबैक ऑफ शेयर्स में भी क्या हम इक्विटी शेयर, हाँ, इक्विटी शेयर्स को कैंसिल करना है क्या? हाँ, इक्विटी शेयर्स को कैंसिल करना है। तो दोस्तों इक्विटी शेयर्स को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से कैपिटल अकाउंट जनरली कौन सी वैल्यू से डेबिट होता है? फेस वैल्यू से। और ये किसको पेबल होगा? क्या इक्विटी शेयर होल्डर को पेबल होगा ये पैसा? मुझे बताओ फटाफट। यहाँ पे जब पेमेंट करते थे तो एंट्री क्या पास करते थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बताओ कितने से होगा? 10 लाख। कई बात समझ में आई क्या आपको? यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख
टू बैंक अकाउंट कितने से होगा 10 लाख। डू यू गेट माय पॉइंट क्लियर? जो बच्चा ध्यान से मेरी बात को सुन रहा है, जो कंसंट्रेशन से मेरी बात को सुन रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उन नलायक को आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या प्रेफर नहीं? मुझे तो रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? कैश, विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली नहीं, रिडम्पशन जब भी करते हैं तो क्या प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल होती है? हाँ, प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल होती है। तो जब भी बायबैक करेंगे तो बायबैक का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स मार्केट से परचेज करके उसको इमीडिएटली कैंसिल करो, उसको इमीडिएटली कैंसिल करो। अच्छा, समझ में आ रहा है? फिर नहीं लायक, समझ में आ रहा है? फिर नहीं लायक, हाँ, उसको कैंसिल करो। जब रिस्पॉन्स करके चलोगे तो मुझे बताओ, क्या हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया? बताइए फास्ट। यहाँ पे कौन सा कैंसिल किया था? प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल किया था। किसको पेबल था? प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर को पेबल था। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे किसको पेबल है? यहाँ पे किसको पेबल है? इक्विटी शेयरहोल्डर को पेबल है। अगेन किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। पे कर दिया तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे पे किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम क्या करते थे? क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सेक्शन 55 फॉलो करते थे? तो सर यहाँ पे कौन सा सेक्शन फॉलो करेंगे? यहाँ पे सेक्शन 55 फॉलो करते थे, तो यहाँ पे सेक्शन 68 फॉलो करेंगे। कौन सा फॉलो करेंगे? सेक्शन 68। क्या सेक्शन 55 ने किस बात पे हमें किस बात पे एम्फसाइज किया था? सेक्शन 55 सेज दैट कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट। सेक्शन 55 का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट। या इसका मतलब ये होता है कि टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। उसका एक और मीनिंग ये भी होता है कि जितनी भी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करोगे, अगर आप 10 लाख रुपीस की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो तो क्या जितनी कैपिटल कैंसिल करोगे क्या उतनी कैपिटल क्रिएट करोगे? ऑब्जेक्टिव नंबर 1, जितनी कैपिटल कैंसिल करोगे क्या उतनी कैपिटल क्रिएट करोगे? यस, जितनी कैपिटल कैंसिल होगी उतनी कैपिटल क्या होनी चाहिए? आपकी क्रिएट भी सर मैंने पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए तो सृष्टि बेटा समझ में नहीं आएगा, सृष्टि समझ में नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, क्या हम उतनी कैपिटल क्या क्रिएट भी करते हैं? और कैपिटल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड थी। एक मेथड क्या थी? फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। यहाँ हाँ, तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हम फ्रेश इशू करके क्या हम कैपिटल क्रिएट कर सकते थे? सेकंड, क्या हम सीआरआर को ट्रांसफर करते थे? और सीआरआर क्या है? मुझे बताइए फटाफट, सीआरआर क्या है? क्या आपको नहीं लग रहा है सीआरआर इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है? सीआरआर क्या है? इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है। हाँ, रिडम्पशन नहीं हो समझ में नहीं आएगा बेटा, पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस देखोगे तभी जाके बायबैक ऑफ शेयर समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूं निशा। तो यू कैन लीव एंड यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस देख लो, उसके बाद आपको बायबैक ऑफ शेयर समझ में आएगा। करेक्ट ना? हाँ करो, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, बस बात वही है, बस बात बच्चे धनाधन लीव कर रहे हैं, नलायक बच्चे हैं तो आए क्यों थे? हाँ ओके, मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और रुपीज 10 ईच, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट आई मीन टू से कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करने के लिए क्या हम फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू क्या रिडम्पशन कर सकते हैं क्या? तो हमने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और रुपीज 10 ईच, तो क्या एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई तो दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रिएट हो गई क्या? तो सेक्शन 55 का सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर भी सेम करो, यहाँ पर भी सेम करो, आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो आपने यहाँ पर भी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगा? 10 लाख। तो यहाँ पर भी आपके कितने क्या आपने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम सिमिलर है, दोनों का अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज ऑब्जेक्टिव एकदम सिमिलर है। आप जितनी भी फेस वैल्यू की कैपिटल को कैंसिल करोगे उतनी फेस वैल्यू की कैपिटल क्रिएट होनी चाहिए, इधर थ्रू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, इधर थ्रू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। आप सुन लो मेरी बात को ध्यान से, इधर थ्रू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू या तो बाय ट्रांसफरिंग टू सीआरआर, या तो बाय ट्रांसफरिंग टू सीआरआर, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या हम सीआरआर को ट्रांसफर करके भी मान के चलो आपने फ्रेश इशू नहीं किया, आपने फ्रेश इशू नहीं किया, तो क्या आप सीआरआर को ट्रांसफर करके भी सेक्शन 55 को सेटिस्फाई कर सकते हो? यस कर सकते हैं। सीआरआर को हम कहां से ट्रांसफर करते हैं मुझे बताओ, सीआरआर को कहां से ट्रांसफर करते हैं मुझे बताइए फटाफट, सीआरआर को कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं मुझे बताओ फटाफट, हम सीआरआर को कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? बच्चों का तो रिस्पांस ही नहीं आ रहा, रिस्पांस नहीं आ रहा, बिल्कुल थर्ड क्लास रिस्पांस है, बिल्कुल थर्ड क्लास रिस्पांस, एकदम बेकार रिस्पांस, एकदम बेकार रिस्पांस, एकदम बेकार रिस्पांस। दोस्तों यार ये तो गजब है यार, आप बिल्कुल ना पढ़ोगे कैसे चलेगा? आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई करोगे कैसे चलेगा? एकदम बेकार रिस्पांस, बहुत ही बेकार, बहुत ही थर्ड क्लास। हाँ बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। एमसीक्यूज मैंने आपको 1000 बार, मैं दिन में हर लेक्चर में एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत ही बेकार यार, कैसे करेंगे ये बच्चों? क्या कर सकते हैं बताओ मुझे? विदाउट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज और बायबैक की अकाउंटिंग एंट्रीज एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। इसलिए अगर आपको अगर वो नहीं आता है तो आप ये बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ये बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ये बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। बच्चों आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो? बहुत ही पेसिमिस्टिक फीलिंग आती है, बहुत ही पेसिमिस्टिक फीलिंग आती है। क्या मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया क्या? और मैंने इसके भी एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं और मैंने ये भी कहा था कि मैं कराऊंगा सॉल्व, लेकिन पहले अपने आप पेपर सॉल्व करो एमसीक्यूज। दिस इज नॉट करेक्ट यार दोस्तों, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। बताओ फटाफट रिवाइज कर लेता हूं और ध्यान से देखो, 15 मिनट रिवाइज करूंगा पूरा, 15 मिनट पूरा रिवाइज करूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपके अभी भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुए हैं तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करना फटाफट, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ही पैरेलल चलता है ये टॉपिक, एटलीस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज, एटलीस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज। अब ध्यान से सुन लो, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली मेरी बात को सुनोगे, मैं पूरा एक बार रिवाइज कर लेता हूं। सर ऐसे डाउट्स मत लो आप, नहीं डाउट नहीं है तो फालतू वाली बात हो रही थी, डाउट नहीं तो फालतू वाली बात हो रही थी, कोई भी कुछ भी आंसर आ रहा है, कुछ भी आंसर आ रहा है, डाउट हो तो समझ में आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट रिवाइज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन का मतलब होता है, अब ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन, दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन करके मेरी बात को सुनोगे। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, उसे रिडम्पशन कहते हैं। रिडम्पशन का एक और मीनिंग क्या होता है? रिडम्पशन इज नथिंग बट इन अदर वर्ड्स कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब भी हम रिडम्पशन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाती है, और प्रेफरेंस शेयर कोई भी कैपिटल जब कैंसिल होती है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन ऑलवेज किससे होता है? कैश, विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिडम्पशन के लिए हार्ड कैश का होना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ 14%
10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस हमें क्या करना है, रिडीम करना है। हमारी वी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू ई रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। कोई भी कंपनी ई रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू नहीं कर सकती है। हर कोई भी कंपनी इंडिया में अगर प्रेफरेंसेस इशू करेगी तो दैट शुड बी रिडीमेबल एंड इट शुड बी रिडीमेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसके लिए जो लिमिट है वो 30 इयर्स की लिमिट है। मुझे बताओगे क्या प्रेफरेंसेस कैपिटल जब भी हम कैंसिल करेंगे तो कॉमन सेंस तो यही कहता है क्या प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल होगी आपकी? यस, क्योंकि हम उसको पैसा वापस दे रहे हैं। अब हमारी कंपनी के ओनर्स नहीं रहेंगे, अब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे। अगर वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे तो क्या मुझे बताओ कैपिटल रहनी चाहिए कि कैपिटल कैंसिल हो जानी चाहिए? कैपिटल कैंसिल हो जानी चाहिए। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट 10 लाख रुपीस 10 लाख रुपीस, कोई दिक्कत वाली बात है? अब उसको पेमेंट, हाँ इसे कहते हैं ड्यू की एंट्री। क्या मतलब, क्या ये 10 लाख रुपीस का प्रेफरेंशियल होल्डर को पेबल है? किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। उसका पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रिडम्पशन की एंट्री, ये किसकी एंट्री है? ये रिडम्पशन की एंट्री। लेकिन मैंने कहा था कि बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है ये शोपीस साइड है। अगर आपकी एसेट है ही नहीं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का कोई वजूद ही नहीं है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की कोई इंपॉर्टेंस बनती नहीं है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की इंपॉर्टेंस किससे बनती है? आपकी एसेट से बनती है। आपको मेरी लायबिलिटी साइड में 10,000 करोड़ है लेकिन मेरे पास एसेट जीरो है तो ये लायबिलिटी का क्या करेंगे? मुझे बताओ। वी कांट डू एनीथिंग। अगर हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है तो हमें कैश चाहिए। हमें कोई कैपिटल, हाँ कैपिटल से मशीनरी परचेज होती है। अगर हमें कोई भी एसेट परचेज करनी है तो हमें कैश चाहिए। क्या प्रॉफिट लॉस से कुछ परचेज कर सकते हैं? क्या हम कोई रिजर्व से कुछ परचेज, जनरल से कुछ परचेज कर सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी चीज को परचेज करने के लिए क्या होना जरूरी है? कैश होना जरूरी है। तो मुझे बताओ क्या रिडम्पशन क्या प्रॉफिट से कर सकते हैं? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक लायबिलिटी है बेटा। रिडम्पशन के लिए ऑलवेज कैश कैश एंड कैश, विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपको रिडम्पशन करना है तो कैश का होना बहुत जरूरी है। मैंने वही समझाया था आपको कि प्रॉफिट से रिडम्पशन पॉसिबल नहीं होता है। प्रॉफिट से रिडम्पशन पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी सेक्शन 55 में ऐसा लिखा हुआ है कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट से रिडम्पशन करो। लेकिन उसका लेटर इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाया था क्योंकि प्रॉफिट एक लायबिलिटी है तो कैश क्या है? एसेट है। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ते। मैंने ये प्रॉफिट और कैश के बीच में डिफरेंस समझाया था। सेक्शन 55 किस तरह से फॉलो करते हैं। सेक्शन 55 का ऑब्जेक्टिव क्या था बताएंगे आपको कि क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मैंने एग्जांपल लेके समझाया था कि जब भी हम प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम करेंगे तो प्रेफरेंशियल रिडीम करेंगे तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल होगी। प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल होने का मतलब क्या है कि आपकी लायबिलिटी साइड से जो भी प्रेफरेंशियल कैपिटल रहेगी वो वाइप ऑफ हो जाएगी, मतलब यहां से ही खत्म हो जाएगी और यहां से पैसा भी चला जाएगा। बैंक से क्या होगा? पैसा भी चला जाएगा। तो ये सिचुएशन से इन द आइज ऑफ क्रेडिटर्स द पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम्स रिस्की। आप जब कैपिटल कैंसिल करते हो ना तो क्रेडिटर्स डर जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको लगता है कि जब यार मैंने क्रेडिट पे गुड सप्लाई किए थे तब तो कैपिटल थी, अब अचानक से कैपिटल कहां चली गई? क्योंकि उसको पता है कि लायबिलिटी साइड से कैपिटल चली गई तो एसेट साइड से पैसा भी गया होगा। अब भगवान जाने कल उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल चली जाएगी तो मेरा तो पैसा स्टेक पे लग जाएगा, मतलब मुझे मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी डाउटफुल हो जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन 55 लेके आया और सेक्शन 55 में ये खास ध्यान रखा गया है कि क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। तो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे हो सकता है? सेक्शन 55 ने बहुत क्लियर बात कही थी कि आप भले कैपिटल कैंसिल करो लेकिन उतनी कैपिटल क्रिएट करो। अगर आप 10 लाख की प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 लाख की फेस वैल्यू की प्रेफरेंशियल कैपिटल कैंसिल करते हो तो 10 लाख की फेस वैल्यू की प्रेफरेंशियल आई वुड रादर से 10 लाख की कैपिटल क्रिएट भी कर दो। और क्रिएट करने के दो तरीके थे, एक तो फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। क्या था हमारा? फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ, ये रिडम्पशन फ्रॉम द आप अपनी नोट सामने रखो, ओपन रखो ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेंगे। बेटा मैंने ऋतिक उसी टाइम पे क्लियर किया था कि जब भी आप रिडम्पशन करोगे करेक्ट प्रेफरेंसेस को तो कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो इक्विटी इशू करे, कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस इशू करे, ये हमारा रोल नहीं है। तो हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है, वो मैंने आपको क्लियर बताया था कि कंपनी की मर्जी के हिसाब से कंपनी जो चाहे कर सकती है। रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू आपकी नोट सामने रखोगे, मैंने लिखा के दिया है तो उससे फटाफट रिवीजन हो जाएगा। मुझे बताओ सेम एग्जांपल था प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर 10 लाख हमें ये 10% 10,000 प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच रिडीम करने हैं तो क्या 10 लाख एंड प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिया और ₹10 ईच तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख होगा एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 लाख होगा? मुझे बताइए बराबर। क्या द मोमेंट यू पास दिस एंट्री, जैसे हमने प्रेफरेंसेस को रिडीम करने के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिए और ₹10 ईच, तो क्या जब 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या उससे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट होगी कि नहीं होगी? क्या एक कैपिटल कैंसिल होगी और दूसरी कैपिटल क्रिएट होगी? क्या बैंक में पैसा आया और वही पैसा बैंक से चला भी गया क्या आपका? तो समझने की कोशिश करो। मेथड नंबर 1 बहुत ही अपरेंट है फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। आपको ये सेम मेथड बायबैक ऑफ शेयर्स में भी अप्लाई करना है। आपको सेम मेथड को बायबैक ऑफ शेयर्स में अप्लाई करना है। मैंने कहा ना अकाउंटिंग एंट्रीज वाइज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड बायबैक ऑफ शेयर्स एक्जेक्टली सिमिलर है विद वन माइनर डिफरेंस। मुझे बताओ क्या यहां तक की बात आपको रिकलेक्ट हुई? क्या इससे सेक्शन 55 का सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? सेक्शन 55 ने क्या कहा था कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एस्पेक्ट, टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल आफ्टर रिडम्पशन। नरेंद्र मेरे पास जो मोबाइल है ना इसमें अगर तू आवाज सुनेगा ना तो तेरे कान फट जाएंगे। तो बेटा मुझे बता वॉइस इससे ज्यादा कैसे बढ़ाऊंगा बेटा? मुझे बता फटाफट। कुछ देर में प्रॉब्लम रहेगी बेटा, चेक कर ले कुछ प्रॉब्लम रहेगी, चेक कर ले। ओके जी, तो ये बात आपको समझ में आ गया। सेकंड ये है कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। मैंने गला फाड़ के बोला कि प्रॉफिट से रिडम्पशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी सेक्शन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। बेटा इसका एक लिटिल इंटरप्रिटेशन था कि दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। सरप्लस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना था? सीआरआर को ट्रांसफर करना था। ये मेथड का एक और नाम था कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। भाई फिर मैंने आपको सरप्लस प्रॉफिट का मीनिंग समझाया था। सरप्लस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट आउट ऑफ व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड। जो प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसे हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं, या तो उसे फ्री रिजर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? या तो उसे फ्री रिजर्व्स की कैटेगरी बुलाते हैं। कौन सी रिजर्व कैटेगरी बुलाते हैं? या तो उसको फ्री रिजर्व्स कहते हैं या तो उसको सरप्लस प्रॉफिट की कैटेगरी कहते हैं। क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि हमें सीआरआर को ट्रांसफर करना है क्योंकि प्रॉफिट से तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकता है ना। तो ये सेंटेंस सेक्शन 55 ने अपने आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस का जो लिटिल इंटरप्रिटेशन है वो लिटिल इंटरप्रिटेशन क्या है कि दैट इज सरप्लस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। आपको सरप्लस प्रॉफिट को सीआरआर को ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सरप्लस प्रॉफिट होता क्या है? सरप्लस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जहां से कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और जो प्रॉफिट से, जो रिजर्व से, जो सरप्लस से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है उसी प्रॉफिट से हम सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे बताओ पॉपुलर कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, डिविडेंड डिक्लेरेशन फंड आ जाता है और एनी अदर रिजर्व स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। अगर कोई भी ऐसा रिजर्व है जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ही क्रिएट किया होगा, डिविडेंड क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया होगा, तो ऐसे रिजर्व से भी आप सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सीआरआर को हम कौन से रिजर्व से, कौन से प्रॉफिट से ट्रांसफर कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व मतलब जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, ऐसी चीज को फ्री रिजर्व कहते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्री एनवायरनमेंट पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को कोई बॉदरेशन नहीं है, आपके पेरेंट्स को क्रिटिक नहीं करते, उसे फ्री एनवायरनमेंट कहते हैं। तो रिजर्व सरप्लस भी फ्री कब होता है? जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं उसे फ्री रिजर्व कहते हैं, या तो उसको सरप्लस प्रॉफिट कहते हैं। तो जहां से डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना वो सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? और उसी रिजर्व से, उसी प्रॉफिट से हम सीआरआर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया था कि 10,000
10%, 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ऑफ रुपीज 100 ईच हमें रिडीम करना है, तो बताओ कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है? 10 लाख रुपीस की। तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख। क्या आपकी कैपिटल कैंसिल होगी? टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट 10 लाख, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन मुझे बताओ फ्रेश इशू करना नहीं है आपको फ्रेश इशू करना नहीं है। अगर आपको फ्रेश इशू करना नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआर को कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है? बेटा सीआर को ऑलवेज कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है? फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस रिडीम। कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होती है? फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस रिडीम। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जो हम प्रेफरेंसेस को रिडीम करते हैं उसकी ही फेस वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू कहां ट्रांसफर होनी चाहिए? सीआर को ट्रांसफर होनी चाहिए। तो बताओ सीआर को कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। हम कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। तो टू सीआर अकाउंट। तो क्या ये एंट्री समझ में आएगी आपको? यहाँ पे क्या ये एंट्री पास करने से कितना कैश आउटफ्लो हुआ? क्या एंट्री पास करने से नहीं आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी? क्या ये एंट्री पास करने से कितना कैश आउटफ्लो हुआ? बताओ। क्या ये एंट्री पास करने से परख ने कहा 0, हां नरेंद्र ने कहा 10 लाख, नरेंद्र नकली ने कहा 10 लाख, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं नो कैश आउटफ्लो, नो कैश। वेरी गुड। क्या ये एंट्री पास करने से कोई भी कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं, कोई नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। ध्यान रखना इनफ्लो आउटफ्लो तभी होता है जब जनरल एंट्री में कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा या जनरल एंट्री में कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तभी जाके इनफ्लो होगा, तभी जाके आउटफ्लो होगा, अदरवाइज नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये सीआरआर का एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन है टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स? ये हम 10 लाख रुपए से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ बोनस शेयर्स को ही, बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग आउट ऑफ दिस 10 लाख रुपए। तो आज नहीं तो कल। और मैंने आपको ये बात भी सिखाई थी, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो कंसीडरेशन अगेंस्ट कैश हो, चाहे वो कंसीडरेशन अदर देन कैश हो, चाहे वो फ्री शेयर्स हो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या ये सिचुएशन में एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है और उसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस शेयर्स में आपको सिखाऊंगा, बोनस शेयर्स में आपको सिखाऊंगा कि हम सिर्फ इक्विटी को ही बोनस दे सकते हैं, हम और किसी को बोनस नहीं दे सकते। हम सिर्फ इक्विटी को ही बोनस दे सकते हैं और किसी को बोनस इशू नहीं कर सकते। तो आज नहीं तो कल क्या ये आपका सीआरआर, आज नहीं तो कल क्या ये आपका सीआरआर, क्या बोनस शेयर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर होने वाला है? क्या हमने मान के चलो कि फ्यूचर में जाके 10 लाख रुपए की बोनस शेयर इशू कर दिए तो एंट्री क्या पास करेंगे? सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो क्या इससे आपका सीआरआर कैंसिल हो गया? और क्या ये इवेंचुअली क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो गया क्या आपको? लेकिन ये आपको एंट्री पास करनी नहीं है ना, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। ये आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आप बोनस शेयर्स की एंट्री पास करके बताओ तो ही आपको बोनस शेयर्स की एंट्री पास करनी है, अदरवाइज एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपको सीआरआर दिख रहा है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपको सीआरआर दिख रहा है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डोंट यू थिंक दैट ये सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है? डोंट यू थिंक दैट दिस सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल? मुझे बताइए फटाफट। डोंट यू थिंक दैट कि ये सीआरआर इज इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है? तो द मोमेंट यू पास दिस एंट्री, जैसे आप ये एंट्री पास करते हो वैसे ही आपका सेक्शन 55 सेटिस्फाई हो जाता है। तो सेक्शन 55 को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, या तो आप फ्रेश इशू करो या तो आप सीआरआर के थ्रू करो। आप फ्रेश इशू करो या तो सीआरआर को ट्रांसफर करो। सीआरआर को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? फेस वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस रिडीम। सीआरआर को कौन से प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे? फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो या तो सरप्लस प्रॉफिट से ट्रांसफर करोगे, वो प्रॉफिट से और वो रिजर्व से हम सीआरआर को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। क्या रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ क्या रिकलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने आपको उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड बताई थी। सारे नालायक आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऋतिक इसमें सब कुछ है जितना आपका कंपनी लॉ में है वो पूरा थियोरेटिकल पोर्शन। हाँ खरीदो जोमेटो खरीदो। हाँ जितना कंपनी लॉ में है पूरा थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मुझे बताओ फिर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स बताया था आपको। मैंने वो उस टाइम बहुत ध्यान से आपको एक बात बताई थी, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 2000 प्रेफरेंसेस ऑफ रुपीस 100 ईच। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 15000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। तो बताओ टोटल मिला के हमें कितने प्रेफरेंसेस को रिडीम करने हैं? 2000 into 100 क्या 2 लाख की फेस वैल्यू प्रेफरेंसेस को रिडीम करने हैं क्या? लेकिन कंपनी मैक्स कितने इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? 15000 ऑफ रुपीस 10 ईच। तो बताओ क्या 1,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू क्रिएट होगा क्या? तो बाकी का रिमेनिंग 50000 किसके थ्रू क्रिएट करोगे? क्या आप सीआरआर के थ्रू क्रिएट करोगे? मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं बेटा आपकी प्रिपरेशंस इनकंप्लीट है। योर प्रिपरेशंस विल बी इनकंप्लीट। टेक्स्ट में से एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी था, मैंने एक एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, सिंगल एवरी सिंगल एमसीक्यू आई हैव सॉल्व। तो मुझे बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड हो गया कि नहीं हो गया? हां हो गया। कंपनी के पास जनरल रिजर्व था 40000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट था 70000, कैपिटल रिजर्व था 50000, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? फटाफट। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? फटाफट। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम कैपिटल रिजर्व से सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए फटाफट। क्या हम कैपिटल रिजर्व से सीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी कांट डू इट, वी कांट डू इट, वी कांट डू इट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है, जनरली कैपिटल प्रॉफिट से सीआर को ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। वेरी वेरी गुड। मैंने बताया था जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स होगा तो स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस रिडीम। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस रिडीम। बताओ कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंसेस रिडीम कर रहे हैं? 2 लाख रुपीस। उसमें से क्या करोगे? क्या सबसे पहले हम शेयर इशू कर रहे हैं? हां हमारे पास कितने शेयर इशू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्या प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू करोगे क्या? तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना आ जाएगा? 1,50,000 कैसे आया? तो 15000 into 10। तो माय क्वेश्चन टू यू, बताइए सीआर को कितना ट्रांसफर करेंगे? क्या 50000 रुपीस का सीआर को ट्रांसफर करेंगे क्या? मैंने एंट्री पास करके बताया था आपको। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर 2 लाख रुपीस, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीस, बैंक अकाउंट डेबिट हां टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या 15000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं? क्या रुपीस 10 ईच 1,50,000 अब मुझे बताओ क्या सीआर को ट्रांसफर करने के लिए क्या हमारे पास जनरल रिजर्व भी है? हां है। क्या प्रॉफिट लॉस भी है? हां है। कैपिटल रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। लेकिन हम सिक्योरिटी प्रीमियम से और कैपिटल रिजर्व से सीआर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम किससे सीआर को ट्रांसफर करते हैं? या तो जनरल रिजर्व से करते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। तो मुझे बताइए जनरल एंट्री क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, टू सीआरआर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टू सीआरआर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक और हो गया। मैंने एक और क्वेश्चन लिया था, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 50000 प्रेफरेंसेस रुपीस 10 ईच 10 ईच। तो मुझे बताओ कंपनी के पास टोटल मिला के कितने शेयर्स थे? 50000 नहीं 50000 प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है 10 ईच। कंपनी हैज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सब कुछ है कंपनी के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिजर्व फर्स्ट। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि प्रॉफिट से रिडम्पशन करो तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए? जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि रिजर्व से रिडम्पशन करो तो आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए? फटाफट बताइए आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए? जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि प्रॉफिट से रिडम्पशन करो, रिजर्व से रिडम्पशन करो तो आपके दिमाग में घंटी ये बजनी चाहिए कि अब हमें सीआर को ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? सीआर को ट्रांसफर करना है। वेरी वेरी गुड। कहां ट्रांसफर करना है? सारे बच्चों का सेकंड कार्ड हमें कहां ट्रांसफर करना है? सीआर को ट्रांसफर करना है। तो अब मुझे बताओ एंड फॉर द रिमेनिंग इशूड इक्विटी शेयर्स रुपीस 10 ईच एट पार। बाकी के लिए क्या करो? इक्विटी शेयर इशू कर दो रुपीस 10 ईच एट पार। तो बताइए क्या 5 लाख प्रेफरेंसेस को रिडीम करने हैं और रुपीस 10 ईच, सॉरी 50000 प्रेफरेंसेस को रिडीम करने हैं। तो टोटल मिला के क्या 5 लाख से कैपिटल कैंसिल होने वाली है क्या? हां। तो क्या हमारे पास जनरल रिजर्व कितना अवेलेबल है? 1 लाख। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना अवेलेबल है? 1,80,000।
सिक्योरिटी प्रीमियम से हम सीआर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जनरल कैपिटल रिजर्व से हम सीआर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम मैक्स कितना ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या 2,80,000 क्या हम सीआर को ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या बताइए फास्ट, हम 2,80,000 सीआर को ट्रांसफर कर पाएंगे? तो दोस्तों मुझे बताओ, तो 2,80,000 सीआर को ट्रांसफर हो गया और सीआर भी क्या है? इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, रिमेनिंग कितना रहेगा? क्या 2,20,000 रहेगा? और 2,20,000 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हम मैक्स का 22,000 इक्विटी शेयर का इशू कर सकते हैं क्या? तो अब आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सेक्शन 55 को सेटिस्फाई करो, या तो फ्रेश इशू कर दो, या तो सिर्फ सीआर को ट्रांसफर करो, या तो पार्टली फ्रेश इशू करो, या तो पार्टली सीआर को ट्रांसफर करो, या तो पार्टली क्या करो आप सीआर को ट्रांसफर करो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया था, फिर मैंने ये बताया था मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है। क्या क्या प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए कंपनी शेयर इशू कर सकती है? यस, कंपनी अगर एट पार शेयर इशू करती है तो टोटल प्रोसीड्स विल बी प्रोसीड्स। लेकिन अगर कहा कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच इशू किए तो ये 1 लाख रुपीस जो है ये क्या बन जाता है आपका प्रोसीड्स। तो प्रोसीड्स पर शेयर कितना बन जाएगा? 10 रुपीस। बट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, तो मुझे बताओ जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो क्या प्रीमियम प्रोसीड्स का पार्ट बनता है? नहीं बनता है। तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम विल बी प्रोसीड्स, क्योंकि सेक्शन 52 क्लियरली मना कर दे रहा है। सेक्शन 52 ये कहता है कि प्रीमियम नेवर भी प्रीमियम से आप रिडम्पशन कर नहीं सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से आप रिडम्पशन कर नहीं सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से आप सीआर को ट्रांसफर कर नहीं सकते हो। आई होप यू गेट माय पॉइंट हियर। इसलिए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम विल बी प्रोसीड्स ध्यान रखना बहुत जरूरी था। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच इशूड एट अच्छा एक और बात मैंने आपको बताई थी, क्या हम क्या प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स को 100% प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया था आपको, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे 10 रुपीस के शेयर्स को, अगर हम 2 रुपीस प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो क्या उसको 12 रुपीस पे रिडीम करेंगे क्या? यस, ध्यान रखना रिडम्पशन का प्रीमियम कंपनी के लिए एक्सपेंस है। अगर हमने 100 रुपीस के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स को 20 रुपीस के प्रीमियम पे रिडीम कर दिया, तो हमने जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तब तो 100 रुपये में इशू किए थे, लेकिन जब पैसा वापस दिया तो 120 रुपये वापस दिया, तो क्या हमने 20 रुपीस एक्स्ट्रा दिया? तो जो 20 रुपीस एक्स्ट्रा हमने दिया उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या कंपनी के लिए एडिशनल एक्सपेंस है? क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी के लिए एडिशनल लॉस है? यस, लेकिन जब शेयर्स इशू करते हैं ना, और जो इशू ऑफ शेयर्स पे जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं ना, वो जो इशू ऑफ शेयर्स का जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए काइंड ऑफ इनकम है, कंपनी के लिए काइंड ऑफ इनकम है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 10,000 शेयर्स 10 + 2 2 रुपीस प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो मुझे कॉमन सेंस सॉरी मैं हाँ 20 रुपीस प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो क्या 20 रुपीस का प्रीमियम जो है क्या वो लॉस होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ फटाफट। ये 20 रुपीस का प्रीमियम क्या होता है? लॉस होता है। तो 100 + 20 करोगे तो 20 रुपीस का प्रीमियम क्या होता है? लॉस होता है। तो मैंने बेटा यहाँ पे आपको एंट्री भी पास करके बताई थी। एंट्री किस तरह से पास करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, क्या रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस एक्सपेंस है? तो लॉजिक क्या अप्लाई करोगे? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो क्या 2 लाख रुपीस डेबिट होना चाहिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेबल है? क्या 12 लाख रुपीस पेबल है क्या? हां, आई होप आपको ये एंट्री समझ में आती होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जनरली कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू ही आती है। तो मुझे बता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर क्या प्रीमियम अकाउंट क्या 2 लाख रुपीस डेबिट हो जाएगा क्या? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेबल है 12 लाख रुपीस, कितना पेबल है? 12 लाख रुपीस। तो मुझे बताइए क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख रुपीस। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझाया था। क्या एवरी एक्सपेंस शुड हैव टू एंट्रीज? नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर, नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर। मैंने सैलरी का एग्जांपल लेके समझाया होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जब सैलरी का पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यही सैलरी क्या ईयर एंड में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाती है? तो एंट्री क्या पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो कैसे सैलरी का कैंसिल हो गया क्या आपका? तो वही सिमिलर सेम कांसेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है। क्या ये रिडम्पशन का जो प्रीमियम है क्या ये भी काइंड ऑफ एक्सपेंस है? ये भी काइंड ऑफ लॉस है? तो ये आपने रिकॉग्नाइज तो किया, तो क्या ईयर एंड में क्या ट्रांसफर भी हो जाना चाहिए? याद करो सेक्शन 52 ने क्या सिखाया था आपको? सेक्शन 52 किस बात का सेक्शन है? जब भी हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? हाउ टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर प्रीमियम? हम प्रीमियम को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? तो क्या उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से आप रिडम्पशन के प्रीमियम को सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या हम ये 2 लाख रुपीस के लॉस को क्या सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ फटाफट। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास सिर्फ 50,000 का ही बैलेंस था। सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास कितने का बैलेंस था? सिर्फ 60,000 या 50,000 का ही बैलेंस था। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या 1,50,000 रुपीस होगा? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस अकाउंट क्या 2 लाख रुपीस हो जाएगा क्या यहाँ पे? मुझे बताओ क्या ये बड़ी बातें आपको रिकलेक्ट हुई कि नहीं? फटाफट बताओ क्या ये बातें रिकलेक्ट हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ फास्ट। क्या ये बातें रिकलेक्ट हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ। आशिक नालायक है, आशिक नालायक है। जल्दी से बताइए फटाफट एकदम क्विकली। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। कृतिका बोल रही है कि क्या पढ़ा आपको समझ में? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने तो ये रिडम्पशन प्रेफरेंस को रिवाइज कराया है। कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं बेटा, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने तो पूरा रिवाइज कराया क्योंकि इसी के बेस पे पूरा आपका बायबैक ऑफ शेयर्स की जनरेटरी है। तो कृतिका मैं क्या करूं बता, कृतिका तेरा क्या करूं बता मुझे? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मैंने एक बार पूरा रिवाइज करा दिया आपको, और सेकंडली मैं बार-बार कह चुका हूं, एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मुझे लग रहा है 100 एमसीक्यूज तो है। मुझे बताओ कितने लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर दी? कितने लोगों ने? मैं यहां पे कितने लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए? कितने लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए? गुड, बहुत सारे लोगों ने किए। हाँ, टेक्स्ट में पूरे कर देते हैं। हाँ, 60 एमसीक्यूज टेक्स्ट में बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा है, बहुत हो गया। वेरी गुड। क्या एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे आप लोगों से? क्या आप लोगों से एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे? क्या आप लोगों से एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे? मुझे बताओ फटाफट। देख के करो, कोई दिक्कत, लेक्चर देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो नहीं हुए ठीक है यार, लेकिन मैंने तो कराए होंगे ना वहां पे, तो वो देख लो ना आप। मैंने तो सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए, मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए। अब झूठ बोल के फायदा क्या होने वाला है ना? मोहित कुमार बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। चलो झूठ तो बोल रहे हैं, जो नालायक कुछ कर ही नहीं रहे उनका क्या करे? जो नालायक कुछ कर ही नहीं रहे, आई थिंक यू गॉट टू डू इट। अगर आप नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा, आपको करना बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड आशीष। चलिए जी, चलिए जी, मैंने ये पूरा एक बार आपको रिकलेक्ट करा दिया। इसी के पैटर्न पे पूरा बायबैक ऑफ शेयर्स चल रहा है, इसी के पैटर्न पे पूरा बायबैक ऑफ शेयर्स उसी के पैटर्न पे चल रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर आपका इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होंगे तो बायबैक ऑफ शेयर्स तो मुझे पढ़ाना, मुझे लग रहा है बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, तो बड़ी दिक्कत होने वाली मेरे लिए, बड़ी दिक्कत होने वाली। हाँ जी, तो बस मैं यही कह रहा हूँ यार, कंपनी जब अपनी ही, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको आज का दिन का टाइम देता हूँ। आप लोग आज रिडम्पशन प्रेफरेंस के एमसीक्यू सॉल्व करो, करेक्ट है? रिडम्पशन प्रेफरेंस के एमसीक्यू सॉल्व करो। नहीं अभी फ्री कर देता हूँ आप, क्योंकि ये 2 दिन का टॉपिक है, बायबैक ऑफ शेयर्स, इट्स अ टॉपिक ऑफ ओनली 2 डेज, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आज ही अगर हो गया होता, अगर अच्छे से हुआ था तो आज ही मतलब 50-70% हो गया होता। एमसीक्यूज कहाँ है? आशी बेटा फालतू वाली बातें करेगी ना, मैं तो रिमूव कर दूंगा नालायक, आशी बेटा नालायक। इसमें से कितने, ये जितने बच्चे हैं क्या सारे दिसंबर में अटेंड दे रहे हैं? इसमें जितने बच्चे हैं क्या सारे दिसंबर में अटेंड दे रहे हैं? मुझे बताओ, सारे दिसंबर बच्चे अटेंड दे रहे हैं क्या? हाउ मेनी ऑफ देम यू आर फॉर बोथ द ग्रुप्स? आप इसमें से कितने लोग दोनों ग्रुप के लिए हैं?
ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। मैं प्लानिंग देता हूँ कि दोनों मॉड्यूल कैसे मैनेज करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, दोनों मॉड्यूल कैसे मैनेज करना है, मैं प्लानिंग देता हूँ। लिसन वेरी केयरफुली नाउ, ठीक है। पहले मुझे बताओ, आपके 24 आवर्स में से मैं पकड़ता हूँ कि यू स्पेंड 7 आवर्स फॉर स्लीप, यू गॉट टू, आपको 7 आवर्स की नींद लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आपके पास कितना बच जाता है? जो दोनों मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्लानिंग दे रहा हूँ, मैं उनके लिए प्लानिंग दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो मॉड्यूल 1 में रेफरेंस उनके लिए प्लानिंग दे रहा हूँ। अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से, करेक्ट। एक मिनट मेरा कंप्यूटर 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 कर गया। हाँ, एक मिनट एक मिनट हाँ। हाँ, सुनो मैं समझाता हूँ। और उसके बाद ये जो प्लानिंग है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। कोई प्लानिंग एक ही, मतलब ऐसा कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बताया अभी, जो बता रहा हूँ आपके जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ, और उसमें वो जनरल गाइडलाइंस में आपको आपके हिसाब से चेंजेस करने हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या, मेरी वीकनेस क्या, करेक्ट है। सुनना मेरी बात। अब ये 17 आवर्स में से मान लो, और मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी दोनों मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोथ मॉड्यूल्स के लिए, जो भी बोथ मॉड्यूल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 तो पूरा लाइव देखें, मॉड्यूल 1 पूरा लाइव देखें, और मॉड्यूल 2 में से एफएमसीए में लाइव देखें, एफएमसीए में लाइव देखें। एंड इन माय ओपिनियन आप ईबीसीएल और सिक्योरिटी लॉ के लिए, आप ईबीसीएल और सिक्योरिटी लॉ के लिए, आप ईबीसीएल एंड एस लॉ के लिए रिकॉर्डेड प्रेफर कर सकते हैं। इसके दो एडवांटेज होंगे। उसके दो एडवांटेज क्या होंगे? रिकॉर्डेड से ऑलवेज स्पीड मिलती है, क्योंकि आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैनेज होता है, प्रैक्टिकल्स में ऑलवेज ऐसा नहीं होगा आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट यहाँ पे देने वाला नहीं है सब, करेक्ट है। आपके पास तो सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड है ना बेटा यहाँ पे, इसलिए आप मुझे फालतू वाले क्वेश्चन नहीं पूछोगे जिससे मैं यहाँ पे ये ना समझा पाऊँ आपको। आप मेरी बात को ध्यान से, फालतू वाले क्वेश्चन पूछने का सेंस नहीं बनता बेटा, ठीक है ना उसका। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड प्रेफर करो। मैं ऐसे मानता हूँ कि पकड़ लो आपके 17 आवर्स में से 10 आवर्स लेक्चर्स में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? लेक्चर्स देखने में जा रहे हैं। तो बाकी के 7 आवर्स जो बच जाते हैं आपके पास, 17 आवर्स में से 7 आवर्स बच जाते हैं, उसमें से 1 आवर रिलैक्स करने में चला जाता है। थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे ना आप लोग, थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे। मशीन तो नहीं हो आप लोग कि आप मशीन होगी ऐसे चला करोगे, थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे। 10 आवर्स आपके लेक्चर्स देखने में चले गए, 7 आवर्स में से 1 आवर रिलैक्स कर दिया। तो बाकी की जो 6 आवर्स है, मैं ये मानता हूँ कि इसमें से मिनिमम 3 आवर्स एफएम और सीएम को जाने चाहिए, मिनिमम 3 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और बाकी के 3 आवर्स में आपको ग्रुप 1 के चारों 4 सब्जेक्ट मैनेज करना, जो है आपका टैक्सेशन, आपका जेआईजीएल, आपका सेटिंग अप, एंड आपका कौन सा आता है सी लॉ, कौन सा आता है सी लॉ। तो बाकी के 3 आवर्स में क्लास में बोले 11 आवर्स जा रहे हैं, तो बेटा उसके हिसाब से थोड़ा टाइमिंग मैनेज करो, यहाँ पे थोड़ा कट शॉर्ट करो। अगर आपको लग रहा है क्लासेस में 11 आवर्स जाते हैं, दूसरी चीज ये भी होती है बहुत बार क्या होता है कि मान के चलो मेरा 4 बजे का लेक्चर है लेकिन लिंक आ गई 4:15 को, तो वो जो कोई लेक्चर के बीच में 15-20 मिनट का गैप मिल रहा है, तो वहाँ पे रिवीजन हो सकता है। अगर एक स्टूडेंट को स्मार्टली चीजों को मैनेज करना है तो वो अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेता है। आप कैसे आपका हर एक सेकंड यूटिलाइज करते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, किस तरह से आप पूरा हर एक सेकंड को यूटिलाइज करते हो कंसंट्रेशन के साथ, वही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। अदरवाइज आपकी सक्सेस कभी डिफाइन नहीं हो सकती। सबसे हम कितना भी प्लानिंग क्यों ना बना ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लानिंग भी आपके काम में नहीं आने वाला है। वर्ल्ड का बेस्ट प्लानिंग भी आपके काम में नहीं आने वाला है। तो मुझे बताओ, ये कंसंट्रेशन के बगैर तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। चाहे आप पढ़ाई की बात कर लो, चाहे पढ़ाई करने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जहां पर भी जाओगे, इसके बगैर तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग पर ध्यान देना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो आपको आपके कंसंट्रेशन पे देना है, आपके फोकस पे देना है। मेडिटेट करो रोज सुबह 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। जितना मेडिटेट करोगे उतना आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। चीजों को रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। ये चीजों को, ये गाना मत गाओ कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब गाना गाना छोड़ दो, करेक्ट है। आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप प्रॉपर्ली अभी भी चीजों को मैनेज करोगे कंसंट्रेशन के साथ, तो अभी भी आप हर एक सब्जेक्ट को 7 से 8 बार रिवाइज कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को 7 से 8 बार रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेशन को इंप्रूव करो। बाकी प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंज करो अपने हिसाब से। अगर यहाँ पे देखोगे